स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो बीच में, कोई भी इशू हो भाई पूछ लेना, करते रहना बात, है ना। तो AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका नाम है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो वो टेंजिबल आइटम्स जो ये दो कंडीशंस फुलफिल कर देंगे, टेंजिबल आइटम्स जो ये दो कंडीशंस फुलफिल कर देंगे, उन्हें मैं क्या बोलूँगा बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलूँगा। तो क्या दो कंडीशंस है? कंडीशन नंबर 1, आपने इसको रखा हुआ है किसके लिए, यूज़ करने के लिए, रेंटल के लिए या फिर एडमिन पर्पस के लिए। किसके लिए रखा हुआ है आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को? यूज़ करने के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, एडमिन पर्पस के लिए। यूज़ मतलब क्या, क्या करोगे यूज़, किस चीज़ में यूज़, प्रोडक्शन में यूज़ करना है या फिर सप्लाई में यूज़ करना है, प्रोडक्शन में यूज़ करना है या फिर सप्लाई में यूज़ करना है। तो हर टेंजिबल आइटम्स, हर फिक्स असेट पे PPE कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब वो दो कंडीशन फुलफिल कर देगा। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, आपने उसको रखा हुआ है किसके लिए, यूज़ के लिए, रेंटल के लिए, एडमिन पर्पस के लिए। कंडीशन नंबर 2, आप उसको यूज़ करेंगे फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा अगर आप उसको यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो आपका आइटम क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा। फिर से देख लेते हैं, हर टेंजिबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा अगर वो दो कंडीशन फुलफिल कर दे। तो कंडीशन नंबर 1, आपने उसको रखा हुआ है यूज़ के लिए, रेंटल पर्पज़ के लिए, एडमिन पर्पज़ के लिए। यूज़ मतलब किस में, प्रोडक्शन और सप्लाई में। रेंटल पर्पज़ मतलब किराया होता है। एडमिन पर्पज़ क्या होता है, बाकी सभी अदर जनरल पर्पसेस, जैसे कि मैंने फर्नीचर रखा हुआ है मेरे ऑफिसेज में, मैंने AC लगा के रखे हैं, ये एडमिन पर्पस कहलाता है। तो एडमिन पर्पस क्या है, बाकी अदर जनरल पर्पसेस। कंडीशन नंबर 2 है, आप उस पर्टिकुलर आइटम को मोर देन 12 मंथ्स यूज़ करोगे। आपका इंटेंशन है कि आप इसको 12 महीने से ज़्यादा यूज़ करोगे। मुझे बताओ इसमें कुछ दिक्कत, PP की डेफिनेशन में कोई इशू, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब नेक्स्ट है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के। सर PP की डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि दो कंडीशन है, बट बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करना है? तो रिकॉग्निशन में भी दो कंडीशन है, दोनों का एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या दो कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। कंडीशन नंबर 2, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होंगे विल फ्लो टू द एंटिटी, वो एंटिटी के पास फ्लो होंगे। ये सेम चीज अपन रेगुलर क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट को फिर से दिमाग में लेकर आना है कि भाई ऐसा ऐसा था। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया। डेफिनेशन में क्या है, दो कंडीशंस है कि आपने PP को रखा हुआ है यूज़ के लिए, रेंटल के लिए, एडमिन पर्पस के लिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, आप इसको यूज़ करोगे मोर देन 12 मंथ्स। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कॉस्ट इसकी रिलायबली मेजर हो सकती है, प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे जो इस असेट से विल फ्लो टू द एंटिटी। ये अपन ने कंडीशंस पढ़ी हुई थी, ठीक है, रिकॉग्निशन। इसके बाद अपना आया था कि सर स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट का क्या करें। स्पेयर पार्ट मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट रखा हुआ है आपके पास, स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब आपने सोचा हुआ है यार इसको एडिशनली यहाँ रख दो, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं भाई, प्लास पेचकस वगैरह हो गए, नट बोल्ट्स वगैरह हो गए। तो बेटा इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ये भाई AS10 की डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, अगर AS10 की PP की डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं या फिर मीट कर देते हैं, तो इनको किस AS में लेकर आओ, AS10 में। याद करो बेटा, अदरवाइज किस में जाएगा ये, अदरवाइज किस में आएगा भाई, AS2 क्या था बताओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। किस में आ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट, अगर ये AS10 यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई या मीट करते हैं तो AS10, अदरवाइज इन पर क्या लग जाएगा, AS2। बस इतना ही है इसमें, आगे बढ़ते हैं। PPE का मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का किस पर होता है, कॉस्ट पर। हमेशा इनिशियल मेजरमेंट किस पर होता है, कॉस्ट पर। क्यों होता है भाई, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो बोलता है कि भाई जो भी आप असेट परचेज करो आप उसको किस पर लेकर आओ, कॉस्ट पर लेकर आओ। देन सब्सिक्वेंट और आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट आपके पास दो ऑप्शन है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम है आपको पता है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत परेशानी? इधर मैं एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ बेटा, मैंने क्लास में नहीं बताई है, जो ये जो ऑप्शंस हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कौन से मॉडल पे चलेगी, कॉस्ट मॉडल पे। तो AS10 ने बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आपके पास रिवैल्यूएशन का ऑप्शन ही नहीं है, आप उसको हमेशा किस पर लेकर जाओगे, कॉस्ट मॉडल पर लेकर जाओगे।
तो मेजरमेंट ऑफ पीपी क्लियर है। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट, देन रिवैल्यूएशन और कॉस्ट मॉडल के ऑप्शंस देके रखे हैं। ये ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको हमेशा किस पर लेकर जाना है भाई, कॉस्ट मॉडल पर लेकर जाना है। कुछ दिक्कत मेजरमेंट में। अब अपन ने बात की कि सर आप इनिशियल रिकॉग्निशन को बोल रहे हैं कॉस्ट मॉडल, बट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है। तो बेटा कॉस्ट का कैलकुलेशन हम देखेंगे, इसमें हमने 3 बाइफर्केशन कर दिए हैं। इंक्लूजन्स है 3 है और एक्सक्लूजन्स है। फिर इंक्लूजन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है परचेज प्राइस, फिर आता है डीएसी, देन आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग एंड रेस्टोरेशन लाइबिलिटीज। तो क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड होगा, जो जो मेरी जेब से जाएगा वो मेरी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या बोला अपन ने, परचेज प्राइस आती है। क्या आती है, परचेज प्राइस। देन आपका क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। देन क्या है, डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। ये तीनों हमेशा क्या रहेंगी, इंक्लूडेड रहेंगी। बाकी एक्सक्लूजन्स मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इंक्लूजन्स की बात करें, सबसे पहले परचेज प्राइस की बात करें तो बेटा कॉस्ट लेना है, इसमें ऐड कर लेना है उन टैक्सेस को जिनका इनपुट नहीं मिलेगा, जो रिकवरेबल नहीं होंगे। वो ड्यूटीज और टैक्सेस जो रिकवरेबल नहीं होंगे वो ऐड हो जाएंगे और ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि ऐसे परचेज प्राइस कैलकुलेट होती है, जिसका इनपुट मिल जाता है वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, उसका बेनिफिट तो मुझे फ्यूचर में मिल जाएगा। यही रीजन है कि उसको अपन इग्नोर करते हैं, उसको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। बट ऐसे टैक्सेस जिसका मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, जो रिकवरेबल नहीं है, जो मैं बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा जिसका फ्यूचर में, भाई उनको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ट्रेड डिस्काउंट्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये था आपका परचेज प्राइस। यहाँ तक क्लियर है, ये सब याद आ रहा है ना आपको, क्लास में पढ़ाए हुए है, सब याद आ रहा है। अभी कुछ 15-10 दिन ही हुए हैं, शायद 15-20 दिन ही हुए हैं ये टॉपिक खत्म करा है ना। तो ये परचेज प्राइस हो गया। अब आते हैं अपन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब है असेट को डिजायर्ड कंडीशन और लोकेशन पर लाने में कितना खर्चा हुआ। असेट को डिजायर्ड कंडीशन और लोकेशन पर लाने में जो भी खर्चा हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है असेट को डिजायर्ड कंडीशन और लोकेशन पर लाने में जो भी आपका कॉस्ट इनकर हुआ है वो क्या आपका डीएसी है। डीएसी के एग्जांपल्स देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, पीपी के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर किया हो, तो उसकी एम्प्लॉय बेनिफिट यानी उसकी सैलरी वगैरह किसका एग्जाम्पल है, डीएसी का। साइट प्रिपरेशन करनी है आपको, साइट को प्रिपेयर करना होता है कंस्ट्रक्शन से पहले, वो भी डीएसी है। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट भी डीएसी है। इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट भी डीएसी है। टेस्टिंग की कॉस्ट भी डीएसी है, ठीक है। प्रोफेशनल फीस भी डीएसी है। मुझे बताओ एग्जाम्पल में कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बताओ स्टूडेंट्स। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना बेटा, अब रिवीजन है तो थोड़ा तेज़ तो चलना पड़ेगा ना, रिवीजन है तो थोड़ा तेज़ तो चलना पड़ेगा। और कोई बच्चा भी नहीं है ना सामने तो वो भी ऑकवर्ड लगता है ना। ठीक है, आ जाओ भाई। तो डीएसी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, क्या क्या एग्जांपल्स हैं बेटा। अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया है जो भाई डायरेक्टली काम करेगा, इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा, अपनी सर्विसेज देगा, और या फिर एक्वायर करने में अपनी सर्विसेज देगा, तो उसको जो सैलरी वगैरह देंगे वो डीएसी है। साइट को प्रिपेयर करना होता है वो भी डीएसी है। इनिशियल डिलीवरी भी डीएसी है। इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट भी डीएसी है। प्रोफेशनल फीस भी डीएसी है। अगर आप टेस्टिंग वगैरह की कॉस्ट बोलो तो वो भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो अपन ने डीएसी भी पढ़ लिया, परचेज प्राइस क्लियर हो गया, डीएसी भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज पर। तो बेटा ये वो खर्चा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक प्लांट कमीशन किया, एक मशीन कमीशन की, कहाँ पर कमीशन की, सी बेड पर, देखते जाना, सी बेड पर कमीशन की है, ठीक है। तो इस कमीशन में भाई आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कुछ मिनरल्स को, फॉर एग्जांपल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कुछ मिनरल्स को। मुझे बताओ क्या ये मिनरल्स जीवन भर मिलेंगे क्या, नहीं, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स बाद तो ये ख़त्म हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, कुछ पर्टिकुलर सालों बाद तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मान लेते हैं भाई 20 साल है अपना अजम्पशन कि अपन 20 साल एक्सट्रैक्शन करेंगे, 20 साल बाद अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाई जाना पड़ेगा तो ये जो इतना बड़ा कमीशन किया है आपने प्लांट, आप इसको क्या करोगे, डीकमीशन करोगे। क्या करोगे आप, डीकमीशन करोगे। प्लस साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो साइट के साथ आपने इतना एक्सप्लॉइटेशन किया, इतना ज़्यादा ड्रिलिंग वगैरह किया, इतना ज़्यादा आपने खुदाई वगैरह की, आप इसको हमें रिस्टोर करके दो, जैसी थी ना वैसी करके दो। तो वो रिस्टोरेशन में भी खर्चा आएगा। तो आप ये समझ रहे हो कि 20 साल बाद एक बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, किस चीज़ का, डीकमीशन करने का प्लांट को और रिस्टोर करने का साइट को रिस्टोर करने का और प्लांट को डीकमीशन करने का एक बहुत बड़ा खर्चा फ्यूचर में होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक डिस्काउंटिंग रेट से निकाल कर किस में ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड कर देता हूँ। किस में ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ पीपी। यहाँ तक क्लियर है।
इसके बाद सब्सिक्वेंटली इस प्रोविजन के साथ इस कॉस्ट के साथ क्या होगा, प्रोविजन भी बनेगा, वो सब फाइनल का पार्ट है बेटा। आपको अभी इतना ही समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग एंड साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ पीपीई का पार्ट बनती है। यहाँ तक तो होपफुली कोई इशू नहीं है। तो इंक्लूजन समझ में आ गया बेटा, परचेज प्राइस लेना है, ऐड कर देना है वो टैक्सेस जो कि नॉन रिकवरेबल है, इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड करना है, लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। डीएसी क्या होता है सर, वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली लग रही है, किस लिए लग रही है, असेट को रेडी टू यूज बनाने में, ठीक है, वो डीएसी। एग्जांपल क्या आते हैं सर, कोई इंप्लॉय हायर किया मैंने असेट के एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट हो गई सर, इंस्टॉलेशन फीस हो गई, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट हो गई, प्रोफेशनल फीस हो गई, ये सब डीएसी है। डीकमिशनिंग और रेस्टोरेशन एंड ये सब, इसका क्या मतलब है सर, एक पर्टिकुलर इतना बड़ा प्लांट आप कर रहे हो, आप ज़मीन में खुदाई वगैरह कर रहे हो, तो प्लांट आप कमीशन कर रहे हो, देन आपको इसको डीकमीशन करना पड़ेगा आफ्टर सम एन नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी हो सकते हैं 10 20 साल 30 साल, और साथ साथ आपको गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर रहता है कि भाई आपको साइट रिस्टोर करके देनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, बट वो खर्चा कब होगा, फ्यूचर में खर्चा होगा, तो उस फ्यूचर के खर्चे की प्रेजेंट वैल्यू को आपको कॉस्ट में ऐड करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक्सक्लूजन्स पे आते हैं कि क्या क्या हमेशा एक्सक्लूड करना, भूल ना जाना। सबसे पहले तो फीता काटने की कॉस्ट यानी इनॉग्रेशन कॉस्ट। इनॉग्रेशन कॉस्ट का बेटा कोई लेना देना नहीं है असाइट को रेडी टू यूज़ बनाने में। इनॉग्रेशन कॉस्ट हो गया, पंडित जी को बुला लिया फॉर एग्जांपल अपन ने कि भाई फलाना कुछ मुहूर्त बता दो तभी करेंगे, तो आप बैठे हुए हो कि वो मुहूर्त आएगा तभी। ये सब जो खर्चे हैं ना बेटा, इनका असाइट को रेडी टू यूज़ बनाने में कोई रिलेशन नहीं होता, इसको डीएसी कंसीडर नहीं किया जाता। यही रीज़न है कि इनॉग्रेशन कॉस्ट को भाई एक्सक्लूड किया जाता है, उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाए आईसीआई के कि इनॉग्रेशन कॉस्ट लगी है 1 लाख, तो आप क्या करोगे, इसको इग्नोर, पीपी में ऐड करोगे क्या, बताओ, पीपी में ऐड करोगे क्या, नहीं, आप क्या करोगे, इसको इग्नोर करोगे। सेकंड देख लीजिए, आप कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आ रहे हो जिसमें बहुत सारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो रहा है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन का खर्चा हो रहा है, तो वो नया प्रोडक्ट और सर्विस है, तो आप बोल रहे हो क्योंकि ये प्रोडक्ट नया है और ये खर्चा बहुत बड़ा होता है एडवर्टीजमेंट का, तो इसको भाई कैपिटलाइज कर दो, एज पीपी कैपिटलाइज कर दो। क्या कभी कैपिटलाइज हो पाएगा, क्या ये कॉस्ट कभी पार्ट बनेगी पीपी की कॉस्ट का, आंसर इज बिग नो, ये भी पार्ट नहीं बनेगी। आंसर आगे बढ़ते हैं अपन। आपने एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अपन अपने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग लें, इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हो, देन एक नई बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो जब तक वो तोड़ोगे तो आपको यहाँ पर जो रनिंग बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा न्यू लोकेशन पे। तो जो न्यू लोकेशन पे शिफ्ट करने की बिजनेस को कॉस्ट लगती है, उसको भी इग्नोर करना है, वो भी डीएसी नहीं होती। जनरल ओवरहेड्स कभी भी डीएसी नहीं होंगे। तो एक्सक्लूजन्स को अपने को क्या याद रखना है भाई, इनॉग्रेशन कॉस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी पीपी का। अगर आप नया प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर आ रहे हो, उस पर होने वाला एडवर्टीजमेंट का खर्चा कभी भी पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस को रोककर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो जिससे बिजनेस को रिलोकेट करना पड़ रहा है, वो भी कॉस्ट डीएसी नहीं है, उसको भी पीपी का पार्ट नहीं मानेंगे। और जनरल ओवरहेड्स कभी भी पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। मुझे बताओ यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम आपको दिमाग में बैठ रहा है ना, आपको दिमाग में बैठ रहा है, आप समझ रहे हो ना, आपको कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीपी की, क्योंकि मैं इसको इतनी जल्दी खत्म करा दूंगा आपसे भी जल्दी, जितना आप जल्दी पढ़ोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट ना। तो ये अभी यूट्यूब पे जाएगा तो हर बार इसी को ही देखना है, नोट्स नहीं देखने, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करने। चलो भाई ये पढ़ लिया अपन ने। अब इधर यहाँ पर था ऐसा भी तो हो सकता है सर मैं पीपी डेवलप करा रहा हूँ और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कुछ इनकम हो गई, मुझे कुछ इनकम अर्न हो गई, तो क्या करें। अगर वो इनकम भाई डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम है, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया तो उससे मुझे स्क्रैप मिला बेटा, इस स्क्रैप को मैंने बेचा, बेचने से मेरे को कुछ इनकम हुई। ध्यान से समझना, इफ आई एम डिमोलिशिंग अ बिल्डिंग और उस पर मैं कुछ नई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो ये डिमोलिशिंग करने के बाद कुछ वो बचता है ना मलबा वगैरह, वो स्क्रैप है, वो स्क्रैप मैंने बेच दिया, मुझे कुछ इनकम हो गई। इस इनकम का क्या करें बेटा, पीपी की कॉस्ट से माइनस कर दो, पीपी की कॉस्ट से माइनस कर दो। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कुछ ऐसी इनकम हो गई जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बेटा फ्लोर्स में कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ और नीचे मैंने जो फ्लोर थोड़ा सा बन गया है पार्किंग स्पेस, उसमें मैंने रेंटल पे दे दिया कि यार पार्किंग के लिए रेंटल है, उससे रेंटल इनकम हो रही है, इसको भाई डायरेक्टली पीएनएल में लेकर जाओ। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है असेट से, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है असेट से। तो देखते जाना, इनकम अर्न ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पीपी सिंपल सा है बेटा, अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है जैसे स्क्रैप वगैरह तो कॉस्ट से माइनस कर दो, नहीं है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो पीएनएल में क्रेडिट साइड ले जाओ। कुछ दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई इशू है, यहाँ तक कोई इशू दिक्कत तो नहीं, सही से बताओ, ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं, बताओ सब ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कभी भी डीएससी मत मानना इन तीनों को, इस पे क्वेश्चन भी है याद हो तो, और मैंने आपको लिखवाया भी था कि 3 वर्ड याद कर लेना, हो जाएगा मैनेज भाई। इन 3 चीज़ों को कभी भी डीएससी मत मानना। सबसे पहला क्या है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सर मेरा नया प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड अभी बनी नहीं है, मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो मुझे इनिशियली लॉसेज हो रहे हैं। इस इनिशियली जो लॉसेज हो रहे हैं इसको मैं कैपिटलाइज कर दूं क्या, इसको मैं पीपी का पार्ट मान लूं क्या? आंसर इज बिग नो, ये डीएससी नहीं होता। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस डीएससी नहीं होते। सर मुझे अपने ऑपरेशन को रिलोकेट करना पड़ रहा है, इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया कि मैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिनोवेशन वगैरह कर रहा हूँ तो मुझे उसको रोक के कहीं और रिलोकेट करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट लगती है, तो क्या इस कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज कर दूं क्या? ये भी डीएससी नहीं है। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन कभी भी डीएससी नहीं होते, ठीक है। दूसरा, फुल कैपेसिटी, मैंने आपको बताया था कि भाई अभी आपका जो मशीनरी है वो आपका जो प्लांट मशीनरी या फिर व्हाटएवर, जैसे एक पार्क का एग्जांपल था, आप उसको फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे, आप उसको फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि मैनेजमेंट का ये है कि अभी हम ट्रायल चेक करेंगे, ट्रायल रन वगैरह करेंगे और देखेंगे, ये सब नौटंकी चल रही है। बेटा अगर वो असेट रेडी टू यूज़ है और आप उसको फुल कैपेसिटी पे यूज़ नहीं कर रहे तो वो आपका दिक्कत है। ऐसी कॉस्ट को हम, इस टाइम पर होने वाली कॉस्ट को हम कभी भी पीपी का पार्ट नहीं मानेंगे, डीएससी नहीं मानेंगे। तो 3 कॉस्ट हो गई, ध्यान रखना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन और फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पे हम मैनेजमेंट भाई क्या बोल रहे हैं, हम इंटेंशन है मैनेजमेंट की कि अभी हम इसको लेस देन फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। इस पर एक क्वेश्चन भी है कि रिलोकेशन वाली कॉस्ट कभी भी डीएससी नहीं होती, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी डीएससी नहीं होती, और भाई कॉस्ट इनकर्ड हो रही है जबकि मैनेजमेंट केपेबल है बट मैनेजमेंट चाह रहा है कि हम उसको फुल कैपेसिटी से कम पर चलाएंगे, उस टाइम पर जो कॉस्ट लग रही है कभी भी डीएससी का पार्ट नहीं होती। इन सबको क्या करना है भाई, इग्नोर करना है। क्या करना है आप इसको, इग्नोर। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं ना भाई, दिमाग बिल्कुल खुल रहा है ना कि हाँ ऐसा ऐसा अपन ने पढ़ा था। मेरा इंटेंट देखो, अल्टीमेटली आप क्या ग्राउंड जीरो से यहाँ इससे पढ़ के, इस लेक्चर से पढ़ के भाई पूरा समझ लोगे? नहीं समझ सकते। रेगुलर क्लास तभी तो लगी थी ना। इसमें मैं बस ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही अपन ने पढ़ा था, आपको ध्यान आ जाए और आप 1 घंटे बाद बोलो हाँ यार ये पीपी के क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली, ये पढ़ लिया पूरा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे। डीकमिशनिंग मैंने समझा दिया। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हम पीपी को इन हाउस कंस्ट्रक्ट करें, हो सकता है भाई सेल्फ कंस्ट्रक्ट करें। तो सर करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना बेटा, ये सोचा करो कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कॉस्ट लगती है। सर मटेरियल लगता है, सर लेबर लगता है, फिक्स्ड या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगते हैं, यही लगता है बस, मटेरियल, लेबर, फिक्स या प्रोडक्शन ओवरहेड। तो आपको ये मटेरियल, लेबर वगैरह दिए होंगे, इसको आप ऐड कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन इस पे है नहीं। बट ध्यान क्या रखना है, कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज को कभी भी पीपी का पार्ट नहीं मानना, क्योंकि नॉर्मल तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो तो सबका हो रहा होगा भाई। एबनॉर्मल को अपन पीपी का पार्ट मानने लगेंगे तो लोग एबनॉर्मल बड़ा और कम करने लगेंगे अपने हिसाब से, तो मैनिपुलेशन चालू हो जाएगा। यही रीजन है कि एबनॉर्मल वेस्टेज को कभी भी पीपी का कॉस्ट नहीं मानना। ये एबनॉर्मल दोनों चीजें हो सकती हैं बेटा, हो सकता है मटेरियल आपने लॉस्ट कर दिया, हो सकता है लेबर का एबनॉर्मल लॉस हो गया, लेबर में भी एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, लेबर एब्सेंट हो जा रही है बट उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, रीवर्क करना पड़ रहा है, उसने कुछ बिगाड़ दिया, उसको फिर से काम करना पड़ा, ये सब एबनॉर्मल होता है। तो कभी भी सेल्फ कंस्ट्रक्शन में बस इतना ध्यान रखना बेटा, आप सभी कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, आपको मटेरियल लेना है, लेबर लेना है, फिक्स्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है। बस ध्यान रखना ये मटेरियल लेबर में कुछ भी एबनॉर्मल है ना उसको हटा देना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज को हटा देना। एबनॉर्मल वेस्टेज में जैसे मटेरियल ही खो गया, रीवर्क करना पड़ा लेबर को, ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। ये क्लियर है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करे थे अपन ने। इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है सर पीपी को अपन क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो अपन? एक्सचेंज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप एक्सचेंज कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एग्री करोगे यार, एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं। तो भाई एक्सचेंज में करना क्या है सर? सिंपल है, आपको ढूंढना पड़ेगा कमर्शियल सब्सटेंस। क्या ढूंढना पड़ेगा? कमर्शियल सब्सटेंस। बताऊंगा अभी कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, बट ये देखना क्या ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर आंसर यस निकल जाए तो इस प्रायोरिटी पर जाना बेटा। असेट को किस पर रिकॉग्नाइज करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप पे फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, अगर ये गिवन नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, यानी जो आया है उसकी फेयर वैल्यू। अगर दोनों गिवन नहीं है तो जो असेट गिव अप किया है उसकी WDV। फिर से बता रहा हूँ, एक्सचेंज के केस में सोचना कैसे है कि सर क्या ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। कमर्शियल सब्सटेंस अभी नीचे बता रहा हूं मैं। अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है तो बेटा जो असेट आप खरीद रहे हो, जो असेट आपके पास आ रहा है, उसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे? तो 3 प्रायोरिटीज में बता रहा हूं आपको। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है?
जो असेट आपने गिव अप किया, जो असेट आपने बदला, उस असेट की फेयर वैल्यू, सेकंड प्रायोरिटी अगर वो गिवन नहीं है तो जो असेट आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू, दोनों गिवन नहीं है तो थर्ड पे आप आ जाओगे, जो आप दे रहे हो, जो आप असेट गिव अप कर रहे हो उसकी WDV। ये क्लियर है भाई यहाँ तक? अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो भाई किस पर करें? भाई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है मतलब कोई वैल्यू नहीं है इस ट्रांजैक्शन की, ये ट्रांजैक्शन का कमर्शियली कुछ चेंज ही नहीं होने वाला एंटिटी पर इसका, तो आप कुछ नहीं है, जो आप गिव अप कर रहे हो उसी की WDV पर कर लो, ताकि वैल्यू में कुछ चेंजेस ना आए, ताकि बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए उस पर्टिकुलर पार्ट पर जो एक्सचेंज हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो असेट जो परचेज हो रहा है उसको किस पर रिकॉग्नाइज कर दो? WDV ऑफ द असेट गिवन अप, जो आप असेट गिव अप कर रहे हो उसकी WDV पर। कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? जब एक्सचेंज से क्या हो जाए, कैश फ्लो में कोई चेंज आ रहा हो, आपके कैश फ्लो में कोई चेंज आ रहा हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड चेंजेस हो रहे हो, तब आपका कमर्शियल सब्सटेंस है। मैंने आपको बताया था कि 2 अगल बगल प्लॉट हैं, 3 प्लॉट हैं और आप एक्सचेंज कर रहे हो कि बीच वाला प्लॉट किसी और का है, तो आपने बोला हे बीच वाले जो मालिक है ओनर, यार तू इस साइड वाला ले ले ताकि हम दोनों के बिल्कुल एडजेसेंट प्लॉट्स आ जाएं। ठीक है, तो भाई ट्रांजैक्शन का वैसे अगर देखें तो इससे कुछ कैश फ्लो पे इंपैक्ट आ रहा है, अपन मान रहे हैं कि भाई नहीं आ रहा, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो भाई आप असेट जो जा रहा है उसी वैल्यू पर लेकर आओ जो असेट नया आ रहा है, डेट्स इट। ठीक है, तो ICI हमेशा मेंशन करेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है, यानी आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। बट एक्सचेंज के केस में ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है इस बार एक्सचेंज पर, ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर आंसर यस आता है तो प्रायोरिटी लिस्ट याद रखना, असेट गिवन अप, असेट एक्वायर और WDV ऑफ द असेट गिवन अप। अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो ध्यान रखना WDV ऑफ द असेट गिवन अप, जो आप असेट गिव अप कर रहे हो उसकी WDV पर आपको लेकर आना है। ये चीज क्लियर है? बताओ, एक्सचेंज क्लियर है? इसके भी क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया भाई ये यहाँ पर MCQs के लिए थोड़ा सा कवरेज कर लें। डेफर्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, देखो बेटा यहाँ पर असेट परचेज किया आपने 12 लाख में और आपने पैसे तुरंत के तुरंत दे दिए, तो असेट किस पर आएगा? 12 लाख पे। असेट परचेज किया आपने 14 लाख पे, ठीक है, और पेमेंट देनी है आपको 3 मंथ्स में, आपसे बोला गया अगर कैश पेमेंट अभी करोगे तो 12 लाख में असेट आएगा। तो भाई ऐसे केस में बेटा 12 लाख ही PP की वैल्यू है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो 2 लाख, इसको क्या माना जाता है? इंटरेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? इंटरेस्ट। तो अपन MCQ के हिसाब से ही देख रहे हैं बस इसको, तो देख लेना भाई, और कोई क्वेश्चन दिया नहीं था। तो अगर आपको कोई असेट 14 लाख में मिल रहा है और बोला जा रहा है कि यार 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, बट अगर अभी तू खरीदेगा तो 12 लाख देने पड़ेंगे, तो एक्चुअल में जो कैश वैल्यू है ना उस PP की वो 12 लाख ही है, तो आप 12 लाख पर ही लेकर आओ। ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना बेटा, PP की वजह से नहीं पे कर रहे हो, आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि सामने वाला आपको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट दे रहा है, एक बेनिफिट दे रहा है कि आप इसको फाइनेंस करा सकते हो और आप बाद में पे कर सकते हो। तो जो डिफरेंस है ना बेटा, ये इंटरेस्ट पोर्शन है, आप इसको कहाँ लेकर जाओगे? इंटरेस्ट में लेकर जाओगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने बंडल ऑफ PPE खरीदा है कंसोलिडेटेड प्राइस पे, अब अलग अलग कैसे रिकॉग्नाइज करें? सर अलग अलग क्यों रिकॉग्नाइज करना है बेटा? बिकॉज हर आइटम की यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकती है, हर आइटम की यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकती है। अगर यूजफुल लाइफ अलग अलग है तो हर आइटम सेपरेटली डेप्रिशिएट होगा। तो अगर आपने बंडल ऑफ PPE खरीदा है तब क्या करेंगे सर? तो बेटा सबकी यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि यार इनकी रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू क्या है मार्केट में, और उस कॉस्ट को, जो बंडल वाली कॉस्ट है, उसको फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट दोगे। इस तरीके से इंडिविजुअल प्राइजेस आ जाएंगी और आप इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ के बेसिस पर उनको क्या कर दोगे? डेप्रीशिएट कर दोगे। मुझे बताओ, कंसोलिडेटेड प्राइस वाला क्लियर है? बताओ स्टूडेंट्स, कंसोलिडेटेड प्राइस वाला क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, आपको पूरा कंप्लीट क्लैरिटी आ रही है ना कि क्या क्या है इसमें? आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? किसका? सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब देखना बेटा, रेगुलर मेंटेनेंस है, रेगुलर मेंटेनेंस है, रेगुलरली मेंटेनेंस होता रहता है, रेगुलरली बात है। बताओ कहाँ लेकर जाएं? PNL में। कहाँ लेकर जाएं? PNL में। बेटा ऐसा मेंटेनेंस है, ऐसा है भाई खर्चा जिससे इफिशियंसी असेट की बढ़ जाएगी। क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। एक ऐसा आप खर्चा करने वाले हो PP पर जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ा देगा वो PP की, तो आप ऐसे खर्चे को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। क्या कर दो? कैपिटलाइज। यहाँ तक सही है। तीसरा और इंपॉर्टेंट है ये, तीसरा बोलता है अगर आपकी मेजर रिप्लेसमेंट है तो क्या करें? तो कुछ नहीं बेटा, आप असेट की WDV निकालो, जो नया पार्ट आपने खरीदा है आप उसकी कॉस्ट को क्या कर दो? ऐड कर दो। बट जो रिप्लेस आप कर रहे हो तो ओल्ड पार्ट जा रहा है, आप रिप्लेस कर रहे हो तो ओल्ड पार्ट जा रहा है, तो ओल्ड पार्ट की WDV को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, अगर ऐसा रहा तो ओल्ड पार्ट कभी माइनस होगा ही नहीं और PP की वैल्यू इन्फ्लेटेड दिखेगी। क्या दिखेगी?
इन्फ्लेटेड दिखेगी। अगर आप माइनस नहीं करोगे तो पीपी की वैल्यू क्या दिखेगी, इन्फ्लेटेड दिखेगी। तो आपको क्या करना है बेटा, असेट की WDV ली आपने, जो भी करंट चल रही हो, नया पार्ट उसमें ऐड कर दिया, तो पुराने पार्ट की WDV आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। आपको याद है ये पुराने पार्ट की WDV में कितना थोड़ा सा मेहनत लगता था, थोड़ा सा स्ट्रगल होता था। क्या स्ट्रगल था सर, इसमें अपने को क्या करना पड़ता था, जो न्यू पार्ट की जो कॉस्ट दी रहती थी वो करंट ईयर में दी रहती थी, आपको ओल्ड पार्ट की तो WDV या फिर अलग से पोर्शन लिखा हुआ नहीं होता था क्वेश्चन में। तो आप क्या करते थे बेटा, इस न्यू पार्ट को अपन कहाँ लेकर जाते थे, इनिशियल ईयर पे लेकर जाते थे। कैसे निकाल के बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, क्या करके, पीवी निकाल कर, इसकी इनिशियल ईयर में लेके जाने के बाद आप इसको क्या करते थे, डेप्रीशिएट करते थे। क्या करते थे, डेप्रीशिएट, और करंट ईयर पे दोबारा आ जाते थे। उस डेप्रीसिएशन की वजह से आपके पास क्या आ जाता था, WDV आ जाती थी। याद है आपको, न्यू पार्ट की कॉस्ट को मान लो कि यार ये 5 साल बाद इसकी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, देन उसको डेप्रीशिएट कर दिया, WDV निकल जाती थी। पक्का याद आ रहा है। इस एग्जाम्पल को अगर अपन देखें तो बेटा इसमें न्यू पार्ट कौन सा है, न्यू पार्ट है 45 लाख का टरबाइन, कितना रेट है 5%। तो इस 45 लाख की पीवी कर दी 5% से, कितने महीने के लिए बेटा, कब चेंज हो रहा है, एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो 6 ईयर से अपन ने पीवी कर दी थी, पीवी करके बताओ कितना आ गया था, ठीक है, अपन ने पीवी की थी 33 आया था। इस 33 को फिर डेप्रीशिएट किया था, डेप्रीसिएशन करने के बाद कितनी आ गई थी, 1343,160। ये 1343,160 आपने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। होपफुली आपको याद आया होगा क्योंकि अपन ने बहुत मेहनत की थी। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू, कोई इशू यहाँ तक, इजी लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा बहुत। आगे बढ़े, ठीक है। अब आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो बेटा, कितने ऑप्शंस थे याद है आपको, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। मैंने आपको ये भी बताया कि किसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन नहीं है, बताओ, रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन किसके लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपको ये ध्यान रखना है, MCQ में आ सकता है। किसके लिए नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो देखना भाई, कॉस्ट मॉडल ऑप्शन है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्शन है। सर ये क्या एक एक करके चुनना, नहीं बेटा, अगर आपने एक पीपी पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया तो उसकी जो क्लास है उस पूरी क्लास पर आपको कौन सा मॉडल लगाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना पड़ेगा। तो ये चॉइस भाई अकाउंटिंग पॉलिसी की, और ये किस पर लगती है, इंटायर क्लास ऑफ पीपी पर, पूरी पीपी की क्लास पर ये चॉइस लगेगी, और ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चॉइस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, ये किस में आ सकता है, MCQ में आ सकता है बेटा। अगर आपका बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो एनुअल रिवैल्यूएशन करो, नहीं है बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है, फेयर वैल्यू में जनरली इतना चेंजेस नहीं आते, तो बेटा 3 या 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन कर दो, 3 या 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन कर दो। तो MCQ के लिए आप ध्यान रखोगे, MCQ के लिए कि अगर आपका बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बेटा फेयर वैल्यू में तो क्या एनुअल रिवैल्यूएशन है, अगर आपका बहुत कम चेंजेस होते हैं फेयर वैल्यू में तो 3 या 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन कर दो। अब ये रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, फाउंडेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस सर कहाँ दिखता है, ओनर्स इक्विटी के नीचे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बेटा क्योंकि अपन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई वैल्यू डिक्रीज होगी अपन तुरंत लॉस कहाँ ले जाएंगे, PNL अकाउंट में लेकर चले जाएंगे। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हो गई वैल्यू तो आपको क्या सोचना है, क्या पहले डिक्रीज हुई थी क्या, अगर आंसर यस आ जाए कि हाँ पहले डिक्रीज हुई थी तो आप जितना डिक्रीज हुई थी सबसे पहले उतना गेन आप PNL में ले जाओ और बचा हुआ आप कहाँ ले जाओ भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो मैं अज्यूम करता हूँ पिछले साल डिक्रीज हुई थी 10 तो कितना PNL में गया होगा 10,000, इस साल इंक्रीज हुई 15 तो PNL में कितना क्रेडिट होगा 10 और 5 कहाँ चले जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कि ऐसा भी हो सकता है पिछले साल डिक्रीज नहीं हुई थी डिक्रीज, तो आप जो भी इंक्रीज पार्ट है उसको फिर से कहाँ ले जाओगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेकर चले जाओगे। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, देखना बेटा पिछले साल इंक्रीज हुआ था, क्या हुआ था, इंक्रीज कितने से, 10 रुपये से। इस बार आपका इंक्रीज हुआ है फिर से 5 से, मुझे बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा या PNL में जाएगा, ये 5 कहाँ जाएगा, 2 बार इंक्रीज हो गया, कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। सही है, देखते हैं पिछले साल बेटा डिक्रीज हुआ था, कितने से डिक्रीज हुआ था सर, 10 से, इस बार इंक्रीज हो गया 15 से, तो बताओ PNL में कितना क्रेडिट होगा सर, 10 क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में या सरप्लस में कितना जाएगा बेटा, 5 जाएगा, कितना जाएगा 5। ये क्लियर है यहाँ तक, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
अगर आपकी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करते टाइम पे डिक्रीज हो गया, वैल्यू का डिक्रीज हो गया, आप इसको भी समझते हैं बेटा। मान लेते हैं अपना प्रीवियस इंक्रीज हुआ था कितने से, 10 से। मुझे बताओ जब प्रीवियसली इंक्रीज हुआ था 10 से, तो ये कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, इंक्रीज होने पर कहाँ जाता है इनिशियली, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। यहाँ तक सही है। इस साल बेटा डिक्रीज हो गया है, 15 से डिक्रीज हुआ है, तो इस 15 से डिक्रीज का मैं क्या करूं बेटा, 10 किससे एडजस्ट करूंगा, 10 एडजस्ट किससे करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से, और 5 कहाँ ले जाऊंगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ले जाऊंगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं ना, क्लैरिटी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है ये सवाल पूछना है अपने को कि प्रीवियस डिक्रीज हुआ था, मान लेते हैं 10 रुपए से, बताओ जब ये डिक्रीज हुआ था तो कहाँ गया होगा, प्रीवियसली डिक्रीज हुआ था तो कहाँ गया होगा, पीएनएल में गया होगा। कहाँ गया होगा, पीएनएल में। इस बार भी 10-15 रुपए डिक्रीज हो गया, इस बार भी कितना डिक्रीज हो गया, 15 रुपए। मुझे बताओ ये 15 कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। वेरी इजी, यहाँ तक क्लियर है। इस पे बेटा एमसीक्यू बन सकता है, इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है आईसीआई, ठीक है, इस पे एमसीक्यू पूछने के चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या जीवन भर रिवैल्यूएशन सरप्लस रहेगा क्या, या फिर इसके साथ और भी ऑप्शंस हैं? बेटा सबसे पहले तो जब असेट रिटायर या डिस्पोज हो जाएगा तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ चले जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। कहाँ चले जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। जब असेट मेरा रिटायर हो गया या फिर मैंने बेच दिया है तो अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे किसका पार्ट बन जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग का। और मैं क्या इसको कहाँ इसको ट्रांसफर कर दूंगा, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखना एक और ऑप्शन है सर, आपको याद हो तो एक और ऑप्शन है सर। ऑप्शन ये है रिवैल्यूएशन की वजह से जो इंक्रीज्ड डेप्रीसिएशन लगा, रिवैल्यूएशन की वजह से जो इंक्रीज्ड डेप्रीसिएशन लगा, आप उतने अमाउंट से रिवैल्यूएशन को कम कर सकते हो, उतने अमाउंट से रिवैल्यूएशन को आप क्या कर सकते हो भाई, कम कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये मैं क्वेश्चन में भी करवा चुका हूँ कि अगर मान लेते हैं भाई असेट 10 का है, रिवैल्यू करके 15 का हो गया, 10 पे डेप्रीसिएशन 1 रुपया लग रहा था, 15 पे 1.5 लगेगा, तो बताओ कितना ज़्यादा है रिवैल्यूएशन की वजह से, 0.5। तो ये 0.5 को आप एडजस्ट कर सकते हो किससे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। किससे एडजस्ट हो सकता है ये, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। तुम समझ गए बात को, ये क्वेश्चन में भी कर चुके हैं अपन, ये क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो जो भी एक्सेस डेप्रीसिएशन लग रहा है किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन होने की वजह से, उतने अमाउंट से रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो भाई आपका चॉइस है, आप अजम्पशन ले लो कि ये वाला फॉलो किया है या फिर आप मत लो, दोनों चलेगा। ठीक है, दोनों से कोई इशू नहीं है। यहाँ तक क्लियर। मैंने क्या बोला फिर से बता रहा हूँ भाई बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा असेट 10 का था, अब असेट बढ़ के 15 हो गया, तो 5 रुपये कहाँ जा चुका है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा चुका है। डेप्रीसिएशन अपन लगा रहे हैं तो 10 पर 1 रुपया आ रहा है, 15 पर 1.5 आ रहा है, तो एक्सेस डेप्रीसिएशन कितना हुआ रिवैल्यूएशन की वजह से, 0.5। ये 0.5 आप एडजस्ट कर सकते हो रिवैल्यूएशन सरप्लस से, ये बात हो रही है। गॉट इट। तो ये ऑप्शनल है बेटा, क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से मैनेज करने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यूजफुल लाइफ अपन रिवीजन कर दें तो बेटा इसको अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज माना जाएगा, तो आप इसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज करोगे, पुराना कुछ भी चेंज नहीं करोगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, कब डेप्रीसिएशन चार्ज चालू हो जाना है, जब असेट क्या हो जाए भाई, रेडी टू यूज हो जाए। क्या हो जाए, रेडी टू यूज। कब डेप्रीसिएशन सीज कर देना है, जब असेट क्या हो जाए, उसकी रेसिडुअल वैल्यू आ जाए, असेट का कैरिंग अमाउंट किसके बराबर आ जाए, रेसिडुअल वैल्यू पर, तो असेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। असेट का अमाउंट किस पर आ जाए, उसकी रेसिडुअल वैल्यू पर, तो असेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर भाई असेट रिटायर हो जाए, या फिर आपने असेट को बेच दिया, या तो असेट रिटायर हो गया या फिर आपने असेट को बेच दिया। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं डेप्रीसिएशन के, बहुत इजी पार्ट बता रहा हूं मैं। एसएलएम मेथड बेटा फाउंडेशन टॉपिक, डिमिनिशिंग यानी डब्ल्यूडीवी फाउंडेशन का टॉपिक है, प्रोडक्शन यूनिट भी फाउंडेशन का टॉपिक है। अगर मेथड में चेंज हो रहा है तो बेटा अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है, अकाउंटिंग पॉलिसी का नहीं। जब भी अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज होता है तो उसका प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेते हैं, मतलब जो पास्ट में हुआ वो सब सही है, अपने को किस पर ध्यान देना है, फ्यूचर पे, और चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ तक भाई कोई दिक्कत। ये अपना पीपी का पोर्शन हो गया भाई, कॉन्सेप्चुअल। यहाँ तक क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन हो गया पीपी का, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मुझे कोई परेशानी दिक्कत। तो तुम्हें सोचो भाई यहाँ पर कि मैंने 40 मिनट्स लिए अप्रॉक्सीमेटली, मैं 40 मिनट में रिवीजन करा दिया, आपके ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, आपको इसको 1.5 की स्पीड पे 1.5 2 वॉट एवर स्पीड जो आपको पसंद हो,
आप उस पर देखो और तुरंत कॉन्सेप्ट खत्म करो, ताकि आप फटाक से क्वेश्चंस पर आओ, तो इससे आपका टाइम बचेगा। मैं एमसीक्यू करा देता हूँ इसके, मैं इसके एमसीक्यू करा रहा हूँ, देख लो, ताकि इसी लेक्चर में आपके एमसीक्यू भी हो जाएं स्टडी मैट के। ठीक है, आ जाओ। सिंपल से एमसीक्यू में भाई कुछ नहीं होता है, स्टडी मैट के एमसीक्यू में कुछ नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। बेटा कौन सी कॉस्ट कभी भी पीपी के कैरिंग अमाउंट में नहीं आएगी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? साइट प्रिपरेशन मैंने बताया था डीएसी है, इंस्टॉलेशन को भी बताया था डीएसी है, हैंडलिंग कॉस्ट को भी बताया था डीएसी है। क्या नहीं है डीएसी बताओ? कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग, ये आंसर हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग। क्लियर है भाई? किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? देख रहे हो नोट्स आपको इतने काम आएंगे, आपको एमसीक्यू को भी ऐसे देखना है कि भाई हाँ ये तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। आगे बढ़ जाऊँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंटरप्राइज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कौन सा मॉडल था? अभी बताया मैंने, कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल था भाई? कॉस्ट मॉडल था हमेशा, उस पर रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं है। थर्ड पर आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, देखते हैं क्या है। अ प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख। एक प्लॉट है बेटा ज़मीन का टुकड़ा जिसका कैरिंग अमाउंट कितना है? 1 लाख। उसको रिवैल्यू कितने पर किया गया? 1,50,000 पर एट द एंड ऑफ ईयर 2। सब्सिक्वेंटली ड्यू टू ड्रॉप इन मार्केट रेट्स। पहले मुझे एक एक करके चालू करते हैं, एक एक करके समझते हैं। बेटा 1 लाख का था, 1.5 लाख कर दिया, 50,000 से बढ़ा है। ये 50,000 से बढ़ा हुआ कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। वेरी गुड, कहाँ गया होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली ड्यू टू ड्रॉप इन मार्केट वैल्यूज, लैंड की फेयर वैल्यू कितने पर आ गई? 1,30,000 पर। कितने से गिर गया बेटा? 20,000 से गिर गया, 20,000 से गिर गया। तो क्या ट्रीटमेंट करें बताओ? इस 20,000 से जो गिर गया उसको कहाँ लेकर जाऊं मैं? कहाँ लेकर जाऊं 20,000 को? किससे एडजस्ट कर दें? किससे एडजस्ट करेंगे? किससे एडजस्ट करेंगे बताओ? रिवैल्यूएशन सरप्लस से, यानी डेबिट मार देंगे उसमें। तो कौन सा ऑप्शन है? इनिशियल अपवर्ड क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड डेबिट कर देंगे। सी ऑप्शन। क्लियर है भाई यहाँ तक? थर्ड एमसीक्यू भी क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी आपको बताओ? नहीं ना? थर्ड एमसीक्यू भी क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अ प्लॉट ऑफ लैंड जिसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, उसको रिवैल्यू किया 90 पे। बेटा कितने से कम कर दिया? 10,000 से कम किया। बेटा ये 10,000 से जो कम किया वो कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? पीएनएल में गया होगा। सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूज, लैंड की वैल्यू कितनी होगी? 1,05,000, यानी कितने से बढ़ा दी? 15,000 से बढ़ा दी। तो बताओ इस 15,000 का क्या करें? बताओ 10 कहाँ से एडजस्ट होगा? 10 कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? पीएनएल में। 5 कहाँ जाएगा बताओ? 5 कहाँ जाएगा? इसको 5 के लिख देता हूँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है? इनिशियल डाउनवर्ड डेबिटेड टू पीएनएल, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन 10,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल। सी ऑप्शन है भाई, फिर से सारे आंसर तो सी है, ये सी ऑप्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम बताओ? आगे बढ़ते हैं। ऑन सेल ऑफ एन असेट विच वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड्स, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। जब सेल हो गया भाई, असेट गया, असेट गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बढ़ा हुआ पैसा कहाँ, बचा हुआ पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता? मैंने आपको बता चुका है नोट्स में। किधर ट्रांसफर हो जाता था? रिटेन्ड अर्निंग्स में। किधर ट्रांसफर हो जाता था? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ कुछ इशू है? नहीं है कोई इशू? आगे बढ़ते हैं अपन। A machine was purchased having an invoice price of 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 18,000। बताओ इस जीएसटी को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, हटाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ पीपी कितनी हो जाएगी? 1,18,000 माइनस 18,000 कितनी हो जाएगी बताओ? 1 लाख हो जाएगी। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 10%। तो 10% लगा दो इस पर। डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? डेपी पूछ रहा है। 10,000 कितना आ जाएगा डेप्रीसिएशन? 10,000। इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया इसका। क्या आंसर हो गया इसका? ए हो गया। बताओ भाई एमसीक्यूज में कोई इशू आ रहा है अब इस चैप्टर के? इस चैप्टर के एमसीक्यू में कोई इशू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? क्लियर है? ठीक है भाई, इसको ख़त्म करें। ABC कैटेगरी और LDR लिस्ट कब दो? भाई मैं आप भी आज ही से बनाना चालू करता हूँ यार, मैं आपको देता हूँ है ना। इस वीक में मैं आपको दे दूँगा, इस वीक में मैं आपको दे दूँगा।
जैसे मॉड्यूल में रिवीजन करने के रिवैल्यूएशन के काफ़ी मेथड्स हैं। प्राची पूरी बात बोलो, कौन सा करना है बेटा? अपने को तो पूरा करना है कवर, अपन अभी कोई चांस नहीं लेंगे। जितना मैंने बताया आपको उतना पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ABC वाला और आप जो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बेटा आपको इस वीक में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन करवा दोगे आप? देखते हैं सर, वो आप बोल रहे थे कि हाँ मैं बता दूंगा बेटा, ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन मैं बता रहा हूँ, इस पर भी कर चुका तो आप LDR कर सकता हूँ क्या? सिर्फ अगर आप एक बार कर चुके हो तो आप LDR कर सकते हो, सिर्फ चलेगा, ठीक है। हाँ वही करना है अंजलि, वही करना है, सबका बता दूंगा मैं, सबका जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा ना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको सिर्फ वही लिख के करना रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ मत लिख के करो, इतना टाइम बचा नहीं रहेगा। अगर आपके पास टाइम है, आप चाह रहे हो कि भाई आपको 100% कवरेज ही करनी है, तो आप लिख के कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक बार मैं बताऊंगा ना भाई वही, तो वही आप करोगे, बेटर रहेगा, ठीक है। चलो भाई थैंक यू वेरी मच, चलो भाई थैंक यू वेरी मच, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।